नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट पोवाया इसकी राजनीतिक जमीन का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है, ये दरअसल आधुनिक चुनावी रणनीति को समझने की एक कोशिश है। हम आंकड़ों के जरिए देखेंगे कि चुनाव जीते और हारे कैसे जाते हैं, और सबसे जरूरी बात, जमीनी हकीकत को एक असरदार योजना में बदला कैसे जा सकता है। तो हमारी ये पूरी पड़ताल 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले पोवाया की 50,000 वोटों वाली समस्या क्या है, इसे समझेंगे। फिर वहां की राजनीतिक जमीन का मिजाज पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जनादेश की बनावट कैसी है। फिर शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट पर बात होगी, और आखिर में जीत तक पहुंचने की जो 90 दिनों की सीढ़ी है, उसका पूरा खाका देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी विधानसभा क्षेत्र के भविष्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके अतीत के एक बहुत ही जरूरी आंकड़े को देखना होता है। एक ऐसा आंकड़ा जो समझिए कि पूरी कहानी की नींव है। ये है पोवायान, विधानसभा सीट नंबर 134, शाहजहांपुर जिले में। ये एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। इसका ज्यादातर हिस्सा आप देखेंगे ग्रामीण है, मतलब यहाँ की राजनीति जमीन, खेती और स्थानीय मुद्दों से सीधी जुड़ी हुई है। हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। और ये है वो आंकड़ा 51,578, 51,578। ये 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का मार्जिन था। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, एक तरफा जीत। और यही आंकड़ा वो समस्या है जिसकी जड़ तक हमें पहुंचना है। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी खाई पैदा कैसे हुई, और उससे भी जरूरी सवाल ये है कि क्या इस गैप को, इस अंतर को भरा जा सकता है। हमारा ये पूरा विश्लेषण इन्हीं 2 सवालों के जवाब ढूंढने के बारे में है। समझिए, ये एक तरह की चुनावी जांच पड़ताल है। देखिए, किसी भी राजनीतिक डायग्नोसिस में पहला कदम होता है पुराने आंकड़ों को खंगालना, मतलब उस इलाके की राजनीतिक मिट्टी को समझना। क्योंकि बिना मिट्टी को समझे आप अच्छी फसल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नामुमकिन है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, बड़ी दिलचस्प हैं। आप देखिए, 2007 और 2012 में समाजवादी पार्टी यहां जीत तो रही थी, लेकिन मार्जिन कोई बहुत बड़ा नहीं था। फिर आया 2017 और एक बड़ा बदलाव दिखा। बीजेपी के चित्राम पासी ने 55% से ज्यादा वोट लेकर एक तरफा जीत हासिल की, और यही कहानी 2022 में भी दोहराई गई। दूसरी तरफ सपा का वोट शेयर, जो 2012 में करीब 29% था, वो 2017 में गिरकर 24% से भी नीचे चला गया। ये जो टाइमलाइन है ये आंकड़ों के पीछे की असली कहानी बताती है। 2012 तक देखिए, मुकाबला काफी बटा हुआ था। समाजवादी पार्टी करीब 30% वोट के साथ जीत जाती थी। 2012 में वोटर टर्नआउट भी अपने पीक पर था, 65% से ज्यादा। लेकिन 2017 के बाद बीजेपी ने वोटों को कंसोलिडेट किया और अपना वोट शेयर सीधा 55% के पार पहुंचा दिया। और विपक्ष के लिए सबसे चिंता की बात क्या है? 2022 में टर्नआउट का गिरकर 60% पर आ जाना। तो इन सब से कुछ खास पैटर्न उभरकर सामने आते हैं। पहला, वोटों का कंसोलिडेशन। 2012 के बाद बीजेपी ने वोटों को एक साथ लाने में कामयाबी हासिल की। दूसरा, टर्नआउट में गिरावट, 65 से 60% पर आना। ये साफ इशारा करता है कि सपा का जो बेस वोटर है वो शायद उतना उत्साहित नहीं है। तीसरा, ये एक रिजर्व सीट है, तो जाहिर है कि दलित और ओबीसी वोट ही यहाँ असली जंग का मैदान है। और चौथा, पहले जो वोटों के बंटवारे का फायदा सपा को मिलता था वो अब खत्म हो चुका है। तो ये तो हुई पुराने आंकड़ों की बात। अब आते हैं आज की जमीनी हकीकत पर। किसी भी जनादेश को समझने के लिए हमें 3 चीजों को देखना होता है: पार्टी, उम्मीदवार और जनता। इन तीनों को समझे बिना कोई भी रणनीति बस अधूरी ही रहेगी। और इसके लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे, स्वॉट एनालिसिस, मतलब स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। किसी भी संगठन की ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे क्या हैं, ये इससे पता चलता है। तो चलिए विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी के लिहाज से पोवाया की सिचुएशन देखते हैं। तो सपा की ताकत क्या है? पुरानी जीत की यादें हैं, गांव में एक लॉयल कैडर है और कुछ हद तक युवाओं में अपील है। लेकिन कमजोरियां कहीं ज्यादा गंभीर हैं। 2017 और 22 की बड़ी हार, लोकल लेवल पर संगठन का बिखरना और फंड्स की कमी। मौके भी हैं, जैसे कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, छोटे गठबंधन बन सकते हैं।
पर खतरे भी कम नहीं। बीजेपी का दबदबा और सपा सपोर्टर्स का वोट डालने के लिए कम निकलना, और इन सब में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है संगठन की कमजोरी। अब बात करते हैं उम्मीदवार की। 2022 में सपा के कैंडिडेट थे उपेंद्र पाल सिंह। उम्र 40 साल, लोकल हैं और एक बिजनेसमैन हैं। पढ़े लिखे हैं, BA LLB हैं। ये उनका पहला चुनाव था। संपत्ति करीब 31 लाख रुपए बताई गई थी। उन पर 3 क्रिमिनल केस भी पेंडिंग है, हालांकि किसी में सजा नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर प्रोफाइल ऐसा है कि विश्वास मध्यम, संपत्ति मामूली और प्रभाव सीमित। और ये स्लाइड, ये शायद सबसे जरूरी है। पोवाया के वोटर्स के लिए सबसे अहम मुद्दे क्या हैं? आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। पानी, सिंचाई और रोजगार ये टॉप पर हैं। इससे पता चलता है कि लोगों की जो असल चिंताएं हैं ना, वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका से जुड़ी हैं। और ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों की नींव हैं। हर नागरिक को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार। लोकतंत्र में ये सम्मान सिर्फ उनकी आवाज सुनकर और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके ही दिया जा सकता है। तो अब तक हमने समस्या को समझा है, एक तरह से कहें तो बीमारी का डायग्नोसिस कर लिया है। अब बारी है इलाज की, मतलब एक राजनीतिक वापसी के लिए मजबूत रणनीति बनाने की। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ चुनाव जिताने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा शासन देने के लिए हो। एक बात बिल्कुल साफ है, अतीत को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन भविष्य को बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी। किसी भी एनालिसिस का मकसद सिर्फ एनालिसिस करना नहीं होता, बल्कि एक एक्शन प्लान तैयार करना होता है। तो चलिए अब विश्लेषण से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। इस वापसी की रणनीति के लिए एक फ्रेमवर्क है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये 4 पिलर्स पर खड़ा एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है। इसका मकसद क्या है? पॉलिटिकल कैपिटल को दोबारा बनाना और वोटर्स का भरोसा वापस जीतना। तो क्या है ये 4 पिलर्स? पहला है इलेक्टोरल, दलित OBC गठबंधन को फिर से जोड़ना और छोटे छोटे ग्रुप्स पर फोकस करना। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल, पंचायत के नेताओं और बूथ कमेटियों को दोबारा एक्टिव करना। तीसरा है नैरेटिव, फसल, कर्ज, पानी ऐसे लोकल मुद्दों पर एक मजबूत कहानी बनाना। और चौथा रिसोर्स, लोकल नेटवर्क से फंडिंग जुटाना और पार्टी के डिजिटल और एनालिटिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। ये चारों मिलकर उन्हीं कमजोरियों पर काम करते हैं जिनकी हमने पहले बात की थी। लेकिन देखिए, कोई भी थ्योरी या सिद्धांत तब तक बेकार है जब तक उसके साथ एक टाइमलाइन और एक क्लियर एक्शन प्लान ना हो। इसलिए अब हम इस ब्लूप्रिंट के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जीत की 90 दिनों की सीढ़ी। ये एक ठोस स्टेप बाय स्टेप प्लान है। ये 90 दिनों का प्लान एक सीढ़ी की तरह काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। चुनाव से 90 से 60 दिन पहले फोकस होगा ऑर्गेनाइजेशन और इंटेलिजेंस पर। फिर 60 से 45 दिन पहले अपने बेस वोटर्स को एक्टिवेट करना है। 45 से 30 दिन पहले अपना नैरेटिव लॉन्च करना है। 30 से 15 दिन पहले सामने से हो रहे हमलों का जवाब देना है और वोट कंसोलिडेट करना है। और आखिरी 15 दिन बस एक ही काम, गेट आउट द वोट, मतलब अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। आज का चुनाव सिर्फ जमीनी काम या सिर्फ डिजिटल से नहीं जीता जा सकता, ये दोनों का फ्यूजन है। उम्मीदवार को फील्ड में दिखना होगा और उसी वक्त बूथ लेवल पर व्हाट्सएप ग्रुप्स मैसेजेस को आगे बढ़ाएंगे। ये एक तालमेल है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और यही एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए हर नागरिक की प्राइवेसी और उसकी सहमति का सम्मान करना एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। जैसा कि भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहते हैं, जानकारी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल ही भरोसे की नींव रखता है। और ये एक लाइन इस पूरी रणनीति का सार है। आप लीडरशिप पर फोकस करें, प्रिसीजन पॉलिटिक्स मशीनरी संभाल लेगी। इसका मतलब सीधा सा है, चुनावी मशीनरी को इतना सिस्टमैटिक बना दो कि नेता का पूरा ध्यान सिर्फ जनता से जुड़ने और एक विजन देने पर रहे, बाकी काम सिस्टम करेगा। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। क्या आंकड़ों पर बना एक मजबूत ब्लूप्रिंट 50,000 से ज्यादा वोटों के भारी भरकम अंतर को पाट सकता है, या फिर सत्ता का वजन और पॉलिटिकल मोमेंटम इतना ज्यादा होता है कि उसे पार करना नामुमकिन है? खैर, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन ये विश्लेषण एक रास्ता जरूर दिखाता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या कॉल करें 08042041602 पर। उद्देश्य राजनीति से परे,